नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स में मौजूद युवा खिलाड़ियों से संवाद किया और खुद बैडमिंटन खेलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल प्रेमियों और युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया है। सीएम ने कहा कि युवा ही विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम एक ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं जहां हमारे युवाओं को अवसर मिले, उनको पलायन न करना पड़े, बल्कि अपने घरों में रह के ही वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। यानी कि अपने घर पर ही उनको रोजगार मिले, काम का अवसर मिले। इसके लिए हमने राज्य में स्टार्टअप कल्चर, उसको हम रफ्तार दे रहे हैं, नई रफ्तार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो आप जैसे युवाओं के हुनर को नई दिशा देने का प्रयास इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। हमारा मानना है कि उत्तराखंड अपने ऑर्गेनिक और लीग से अलग उत्पादों के लिए भी पूरे देश में जाना जाना चाहिए। जो प्रकृति की हमको दी हुई धरोहर है, उस धरोहर की पहचान पूरी दुनिया के अंदर होनी चाहिए। इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हमारा बहुत बड़ा आधार है। और युवा हमारे ये अपनी मेहनत को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड प्रारंभ किया है। और उसमें जो हमारे युवा, हमारे छोटे उद्यमी, उनके द्वारा या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको आज पूरी दुनिया के अंदर पहचान मिल रही है, उनकी मांग बढ़ रही है और पूरा विश्वव्यापी ये ब्रांड हमारा बनता जा रहा है। और पूरी दुनिया के और देश के अंदर ये हमारे जो पारंपरिक रूप से होने वाले उत्पाद है, आज अपनी धाक जमा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, नई पर्यटन नीति, होम स्टे, बेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना, ड्रैगन नीति, नई ड्रैगन नीति भी हम लाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारे बहुत सारे सुगंधित पौधे हैं, हमारे पास सुगंधित औषधियां हैं, उनका भी समुचित मात्रा में उपयोग हो, हर प्रकार से राज्य की उन्नति में उनका भी उपयोग हम करें। उसके लिए हमने महक क्रांति भी प्रारंभ की है। और ये सभी योजनाएं नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं और हमारी इन्हीं नीतियों का और प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के इंडेक्स में हमारे राज्य उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। हमारा राज्य पहले नंबर पर आया है। साथियों, लंबे समय से उत्तराखंड को एक और दंश झेलना पड़ा है, और वो दंश था पलायन का, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। अब हम रिवर्स पलायन के दौर में, अब लोग अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं, अपने अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। आज देश और विदेश से पढ़कर जिनके पास कॉर्पोरेट जगत का एक बड़ा अनुभव है, उनके पास एक विशेषज्ञता है, वो हमारे युवा वापस उत्तराखंड आ रहे हैं। वही होम स्टे चला रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाता हूं, सीमांत क्षेत्रों में जाता हूं। मैं देख रहा हूं कि युवा कोई बंबई में काम करता था, कोई दिल्ली में काम करता था, कोई लंदन में काम करता था, कोई कहीं दुनिया के अन्य देश में काम करता था, लेकिन आज वो सारे के सारे अपने गांव को वापस आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं होम स्टे चलाऊंगा, कोई कहता है मैं जैविक खेती करूंगा, कोई कहता है मेरे पैतृक स्थानों पर बहुत सारा एग्री और हॉर्टी टूरिज्म की संभावनाएं हैं। अनेक प्रकार के छोटे छोटे
अपने उत्पाद बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, जैविक खेती को ग्लोबल ब्रांड बना रहा है, देहरादून में बैठकर कोई या रुड़की में बैठकर यहां भी अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहा है। साथियों, हमारे युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमने केवल मानसिक ही नहीं बल्कि उनकी शारीरिक प्रकृति को भी चुना है। इसीलिए पिछले वर्ष जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था और उस 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारी देवभूमि अब खेल भूमि बनने की ओर भी आगे बढ़ गई है। 103 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और हमारे पास अब एक से एक बैठ जाओ, हमारे पास एक से एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इन सबके साथ हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे युवाओं की मेहनत की रक्षा करना, आपके भविष्य को सुरक्षित करना। लेकिन आप सब जानते होंगे एक कालखंड ऐसा भी था कि इस प्रदेश के भीतर क्या खेल चलता था। उस समय हमारे होनहार युवाओं को उनकी मेहनत पर डाका डाला जाता था। हमारे योग्य युवा सालों साल तक पढ़ाई करते थे, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता था तो क्या होता था? रिजल्ट में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, रिजल्ट में उनका नंबर आता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, पर्ची और खर्ची के खेल में शामिल होते थे। हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। मैंने पहले दिन से संकल्प लिया कि हमारी सरकार इस भ्रष्टाचार के खेल को, इस नकल के अन्याय को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को जो उनके साथ अन्याय करता था, उनके अधिकारों पर डाका डालता था, उसको हमने बदलने का काम प्रारंभ किया। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है कि पिछले 4.5 वर्षों में 33,000 से अधिक नियुक्तियां, जो अपने आप में पहली सरकारों के मुकाबले में 3 गुना से भी अधिक है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। देहरादून की रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए कई विभागों में समन्वय के साथ विशेष टास्क फोर्स गठित भी की जाएगी। नगर निगम को 7 दिनों के अंदर ड्रोन सर्वे, नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हीकरण कर विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिस्पना या रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी, और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। नाले या इस तरीके के अनट्रीटेड वाटर अगर कहीं गिर रहा है उसमें तो उसे किस तरीके से एड्रेस किया जाना है। इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, जिसमें नगर निगम के लोग बाग भी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रहा है। तो एक कंबाइंड एफर्ट होगा और इसके लिए सीडीओ साहब को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई जाए और डिलीवरेबल्स को अच्छे से प्लान किया जाए। मानसून को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा भी तेजी से चल रही है। ऐसे में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि मानसून को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं, जिसके चलते पहले से ही मानसून से निपटा जा सके। खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालु एक बार मौसम का हाल जरूर जान लें, तब यात्रा के लिए आगे बढ़े। मानसून को लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सजग है। आपने पहले भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री खुद जाके कहीं भी चले जाते थे।
जेसीबी पे बैठ के, ट्रैक्टर पे बैठ के, वो एक जनता की पीड़ा को समझते हैं। अंतिम छोर पे बैठे हुए एक बागवान, किसान, एक गरीब व्यक्ति की चिंता करते हैं। इस बार भी पहले से ही उन्होंने बैठकें प्रारंभ कर दी है। अपने जिला प्रशासन हो या आपदा प्रबंधन हो, सभी जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। क्योंकि देखो मानसून है तो भाई ये तो प्राकृतिक आपदा ही है, वो आपदा तो आएगी और ख़ास करके उत्तराखंड से जो है आपदाओं का जो है नाता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में गर्मी के साथ उमस परेशान करेगी। हालांकि पर्वतीय जिलों में के कुछ हिस्सों में तेज आंधी चलने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस साल मानसून करीब सप्ताह भर देरी से प्रदेश में पहुंचेगा। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में खासकर मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का कहर भी देखने को पड़ रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री के पार जा रहा है, जिससे लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि जो प्री मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने वाला था वो एक सप्ताह की देरी से उत्तराखंड में दस्तक देगा। यानी कहा जा सकता है कि लोगों को अभी लगभग एक हफ्ते ज्यादा इंतजार करना होगा। मानसून जब दस्तक देगा, मौसम सुहाना होने की संभावना इस दौरान जताई जाएगी। हालांकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हल्की से मध्यम देखने को जरूर मिलती है समय समय पर, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी का सितम जारी है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहा है कि एक हफ्ता लेट से जब मानसून आएगा तभी गर्मी से निजात भी मिलती हुई नजर आएगी। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। उत्तराखंड में जून की गर्मी में पिछले 2 दिनों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिजली की मांग करीब 6.5 करोड़ यूनिट पहुंच गई है। बिजली घरों पर इतना लोड हो रहा है कि कई जगह ट्रिपिंग की समस्या भी आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूपीसीएल कहीं भी घोषित बिजली कटौती से इनकार कर रहा है। उत्तराखंड में दिनों दिनों बिजली की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही के 2 दिनों में 6.5 करोड़ यूनिट बिजली की डिमांड की गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और यूपीसीएल भी पर्याप्त इंतजाम कर रहा है कि लोगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। ऐसे में कई जगह पर कटौती की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे लोग बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी का सितम जारी है और दूसरी तरफ बिजली की कटौती लोगों के लिए बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर दे रही हैं। ऐसे में लगातार जो डिमांड है बिजली की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और यूपीसीएल भी इसके लिए अहम कदम उठा रहा है और लोग भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बिजली ज्यादा चाहिए होगी, उनका कंजप्शन ज्यादा है। और ऐसे में 2 दिन में ही 6.5 करोड़ यूनिट जब बिजली की मांग की गई तो कहा जा सकता है आगामी दिनों में यह बिजली खपत और बढ़ने की भी संभावना है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। कर्णप्रयाग में हुए निहंग सिखों और स्थानियों के बीच विवाद के बाद सोशल मीडिया पर आए बयानों पर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दोनों ही समुदायों की ओर से जिस प्रकार का संयम बरतना चाहिए था वैसा न करके सोशल मीडिया पर बयान देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने इसी विवाद पर उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता आशीष नेगी के ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किए जाने को भी परिपक्व राजनीति बयान कहा है। प्रकरण में जिस तरह के धैर्य की जरूरत है, जिस तरह के संयम का परिचय दिए जाने की जरूरत है, ये अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा धैर्य, ऐसा संयम नहीं बरता गया, बल्कि सोशल मीडिया का एक तरह से कहिए तो बड़बोले बयान देने के लिए, बड़े चढ़े दावे करने के लिए दुरुपयोग एक किस्म से किया गया। पंजाब की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बयान आए जो अपमानजनक किस्म के थे, जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत परिपक्व बयान नहीं दिए गए, बहुत समझदारी के बयान नहीं दिए गए। खास तौर पर इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करना बेहद अपरिपक्व किस्म का बयान है। ये दूरदर्शितापूर्ण बयान। अल्मोड़ा के धनिया क्षेत्र में चंद्रशेखर पांडे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की हत्या करने वाली उसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी चंद्रशेखर घोटके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मृतक अपनी बेटी के साथ अत्याचार करता था। उसी गुस्से को लेकर बेटी और दामाद ने मिलकर ससुर की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। को थाना धनिया में हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि दिनांक 20 और 21 की रात्रि में
जो पीड़ित हैं उनके साथ मतलब मारपीट की गई और इसके उपरांत जब उनको उपचार के लिए सुशीला तिवारी हल्द्वानी में ले जाया गया तो 21/6/26 की सायं को उनकी जो है पीड़ित चंद्रशेखर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। तो ये सूचना प्राप्त होने के उपरांत तहरीर के आधार पर हमने इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए सी अल्मोड़ा के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को वहाँ पर रवाना किया गया था। फॉरेंसिक टीम को भेजकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी हमने की थी। यशोदनिया, यशोलमगढ़ा और बाकी हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई थी। अलग अलग एंगल से इसमें पूछताछ की जा रही थी, कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी, सर्विलांस का भी आधार और मैनुअल पूछताछ के आधार पर जो है दिनांक 23 तारीख को इसमें घटना में प्रयुक्त कार हमने हरियाणा से बरामद की थी और टीमों की मेहनत का एक नतीजा रहा कि दो अभियुक्त जो है धर्मवीर शर्मा जो दामाद है और जानकी पांडे जो मृतक की पुत्री है, ये दोनों अभियुक्तों को के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुई। हमारे सर्विलांस के आधार से जानकारी हमें प्राप्त हुई कि 25 तारीख को जो है इनकी लोकेशन जो है जम्मू कश्मीर में हमें प्राप्त हुई। इसके संबंध में जो है हमने जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क किया और जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बीजेपी में चल रहे आपसी विवाद को लेकर कांग्रेस दावा कर रही कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और इसका असर संगठन से लेकर सरकार तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है, गुटबाजी और अंतरकलह चरम पर है। पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच खींचातानी की वजह से पार्टी का अनुशासन टूट चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। भाजपा में गुटबाजी चरम पर है, अंतर्कलह भाजपा की सड़कों पर साफ साफ दिखाई देती है। भाजपा चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन भाजपा का अनुशासन अब तार तार हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो अंतर्कलह चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, उसी के कारण भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। अब तो भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी इस गुटबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं। भाजपा के मंत्री हों, भाजपा के विधायक हों, भाजपा के नेता हों, सब आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि सरकार की जो नाकामियां हैं, जनता का जो आक्रोश भाजपा के नेताओं और विधायकों को झेलना पड़ रहा है, उसी के कारण भाजपा में अंतर्कलह बढ़ रहा है, गुटबाजी चरम पर है। अब ये भाजपा की जो अंतर्कलह और गुटबाजी है, ये भाजपा का बंटाधार करके ही रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हरिद्वार के अमरापुर घाट पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने काफिले को रोक दिया गया। पौड़ी के लमगांव रवाना हो रहे दोनों नेताओं के काफिले को हाईवे पर रोककर हरिद्वार पुलिस ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट गई, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि दोनों नेता केतन प्रकरण में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय की मांग को लेकर गाँव जा रहे थे। कि घटना हुई है, हमारे लोगों में तकलीफ है, भय का माहौल है। वहाँ परिवार ने हम लोगों से आग्रह किया कि हम लोग आके उनकी आवाज उठाएं। मैं एक बेटा भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहा हूँ कि उस परिवार की आवाज बने और उस परिवार का मामला जो है, ये जो अन्याय उनके साथ हुआ, दोबारा किसी के साथ ना हो और जिस तरह डर का माहौल है वो खत्म, उस डर के माहौल को वो ऊर्जा में बदले, डर का माहौल, और कानून व्यवस्था बहाल हो। इसलिए हम परिवार की पीड़ा सुनने के लिए आज जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब लोगों को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मांग भी है और ये होना भी चाहिए। कोई भी आंदोलन करना हो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। लोहाघाट में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नैनिहालों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों से ज़्यादा तादाद में 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की भी अपील की है। बता दें कार्यक्रम के तहत 29 और 30 जून को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ये पहचान हुई, ठीक है? 0 से 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो पिलाई जा रही है। इसमें हमारे 54 बूथ है, 54, जो सभी जगह दवाई पहुंच चुकी है और पोलियो का कार्यक्रम स्टार्ट है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ, ये खेती खान चौराहा है,
जिसमें हमने पिछले 1 घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दी है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बूथ पंचेश्वर बस अड्डे पे, और उसके अलावा एक GGIC, और उसके अलावा विद्या मंदिर, और एक हमारा पुराने वाले हॉस्पिटल में बूथ है, जहाँ पे बहुत अच्छे से और तेज़ी से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। आगामी कार्यक्रम जो है वो कल और परसों में है, जिसको घर घर जाके आशाएं जाएंगी और वहाँ पे निशान लगाएंगे, और एक किसी भी बच्चे को ना छोड़ने का हमारा टारगेट है। सभी बच्चों को दवाई पिलाने का पूरा टारगेट। तो उत्तरकाशी के चिन्याली सोड हवाई अड्डे पर रोमांच और साहस का शानदार नजारा देखने को मिला है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने इंजन चलित सिंगल और डबल सीटर पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। वहीं सोमवार को सेना की पैरा यूनिट का बड़ा अभ्यास प्रस्तावित है, जिसमें जवान करीब 20 से 25 हज़ार फीट की ऊंचाई से AN-32 विमान के जरिए पैराशूट जंप का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास सेना की युद्धक क्षमता, समन्वय और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को और मजबूत करने का एक जरूरी कदम माना जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।